दोस्तों, बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 29 तारीख को वोटिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहला चरण आखिर किसके नाम रहा। और उससे भी बड़ा सवाल यह बन गया है कि दूसरे चरण में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्या रिकॉर्ड टूटेंगे या समीकरण बदल जाएंगे? आज मैं आपको एक एक चीज बेहद साफ तरीके से समझाने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी समय नहीं है तो वीडियो सेव कर लीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में आराम से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल की सच्चाई मिलने वाली है। दोस्तों, ना नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव होगा और ना ही ममता बनर्जी की तरफ। सिर्फ और सिर्फ सटीक और ईमानदार एनालिसिस मिलेगा। मेरे कई साथी इस वक्त बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उन्हीं के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये पूरी चुनावी गणित समझाने वाला। अगर आपको हमारा एनालिसिस भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अब शुरू करते हैं असली बात। इस बार दूसरे चरण के करीब आते आते एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बंगाल की राजनीति में करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर्स ही असली गेम चेंजर बनने वाली है। यह चुनाव अब लगभग पूरी तरह महिलाओं के वोट पर टिक चुका है। बंगाल की राजनीति में एक पुराना कहावत है, जो महिलाओं का दिल जीत लेगा वही नवन्य यानी सत्ता के केंद्र तक पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाएं आखिर जा किधर रही हैं। क्या वे अपनी दीदी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी या फिर वे किसी नए राजनीतिक नैरेटिव की तरफ मुड़ सकती हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैरकपुर रैली में भी महिलाओं पर खास फोकस देखने को मिला। उन्होंने अपने भाषण में मां बहन का जिक्र बार बार किया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि महिला वोट इस चुनाव में कितना निर्णायक बन चुका है। उधर की तरफ भी कोई हमारी मां का चित्र बना के लाए हैं, शाबाश। मैं मेरे एसपी जी के साथियों को कहूंगा वो सारे चित्र कलेक्ट कर ले। कल आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को संबोधित कर रहा था उस समय वो बहन रेलिंग तोड़कर आगे आना चाहती थी और तब सिक्योरिटी वालों से उसकी बहन की झड़प भी हो रही थी। वो बहन सुबह सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी, बिना कुछ खाए। वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। भले ही वो प्रतीकात्मक बातें हों, लेकिन ये दिखाता है कि हर पार्टी अब महिला वोट को साधने में लगी है। असली सवाल यही है कि ये वोट किस दिशा में जाएगा। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 2021 और 2024 में महिलाओं ने बड़ी संख्या में ममता बनर्जी का समर्थन किया था। उनकी लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है, वो उनके लिए एक मजबूत राजनीतिक ढाल साबित हुई। इसी योजना ने उन्हें जमीनी स्तर पर एक बड़ा समर्थन आधार दिया। लेकिन क्या इस बार भी वही ट्रेंड दोहराया जाएगा या फिर इस बार कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है? यही इस चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के लिए ये 1000 से 1200 की मदद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उनका सम्मान, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और उनका आत्मविश्वास है। पहले चरण में हुआ करीब 92% का भारी मतदान इस बात का संकेत देता है कि बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी अपनी दीदी यानी ममता बनर्जी को बचाने के लिए घर से बाहर निकली हैं। यह सिर्फ वोट नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कनेक्शन भी है जो जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि अगर महिलाओं का झुकाव मोदी की तरफ होता है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बीजेपी ने संदेश खाली जैसे मुद्दे से ही महिला वोट को टारगेट करना शुरू कर दिया था और यह रणनीति 2024 से पहले ही तैयार कर ली गई थी।
संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे मामलों के जरिए शहरी और शिक्षित महिला वोटरों में ममता बनर्जी के खिलाफ असंतोष पैदा करने की कोशिश की गई। मोदी का मातृशक्ति भरोसा कार्ड, जिसमें 3,000 हर महीने देने का वादा और 33% आरक्षण जैसी घोषणाएं शामिल है, गरीब और निम्न वर्ग की महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि ये रणनीति अभी पूरी तरह सफल होती नजर नहीं आ रही है। ग्रामीण और गरीब महिला वोटर अभी भी मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि शहरी और मध्य वर्ग की महिलाएं सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी इतनी मजबूत क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, उनकी कल्याणकारी योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री योजना, बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाएं, जिन्होंने हर घर तक उनकी मौजूदगी पहुंचा दी है। लोगों को लगता है कि जब योजनाएं चल रही हैं तो सरकार बदलने की जरूरत क्या है। दूसरा कारण है बंगाली अस्मिता। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में स्थापित किया और बीजेपी को बाहरी ताकत के रूप में पेश करने में काफी हद तक सफल रही है। उन्होंने क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति को एक मजबूत राजनीतिक हथियार बना दिया है। तीसरा और बेहद अहम कारण है अल्पसंख्यक वोट बैंक। बंगाल में लगभग 27 से 30% मुस्लिम आबादी है और एनआरसी व नाम कटने के डर जैसे मुद्दों ने इस वर्ग को बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के पक्ष में एकजुट कर दिया है। अब यह भी समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी मजबूत क्यों हो सकते हैं। पहला बड़ा कारण है परिवर्तन की चाह। एक वर्ग ऐसा है जो लंबे समय से बदलाव चाहता है और उसी उम्मीद में बीजेपी की तरफ देख रहा है। आगे की कहानी और दिलचस्प होने वाली है, यानी 15 साल के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस शासन के बाद जनता का एक हिस्सा भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं की दबंगई से ऊब चुका है। नरेंद्र मोदी इसी गुस्से को परिवर्तन के नारे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। उत्तर बंगाल और मतुआ समुदाय के बीच मोदी की लोकप्रियता काफी मजबूत मानी जा रही है। सीएए जैसे मुद्दे और हिंदुत्व का नैरेटिव बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभा रहा। दोस्तों, अगर बंगाल की चुनावी रणनीति को ध्यान से देखें तो ये काफी हद तक बिहार की चुनावी मॉडल जैसा ही दिखाई देती है। वोट मैनेजमेंट, माइग्रेंट वोटर्स को मोबिलाइज करना, महिला वोटरों को टारगेट करना, सब कुछ एक प्लान के तहत होता हुआ नजर आता है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे बिहार में देखने को मिला था। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी पहले से ही अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी का शासन 15 साल पुराना हो चुका है या उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये मान लेना कि उनका पलड़ा कमजोर हो गया है, ये एक तरफा सोच हो सकती है। भारतीय राजनीति में कई उदाहरण हैं जहां लंबे शासन और विवादों के बावजूद सरकारें दोबारा सत्ता में आई है। आज के समय में वोटिंग पैटर्न भी काफी बदल चुका है। अब वोटर सिर्फ एक घटना या मुद्दे से प्रभावित नहीं होता है। महंगाई, भ्रष्टाचार या एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर हर बार एक जैसा असर नहीं डालते। यही वजह है कि बंगाल का चुनाव अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है और किसी भी नतीजे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिर में सवाल यही है, क्या महिलाओं का सपोर्ट, क्षेत्रीय अस्मिता और योजनाएं ममता को फिर सत्ता में लाएगी या फिर परिवर्तन की लहर और ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में जाएगा? यही है इस चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।